हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लेवर स्टडी पॉइंट। आज हम लोग क्लास 10 के हिंदी से सैंपल क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम इस सैंपल पेपर क्वेश्चंस के आंसर को डिस्कस करेंगे और साथ ही में मैं एंड में आपको ये भी बताऊंगी कि आपको कैसे इस क्वेश्चन पेपर की मार्किंग स्कीम को डाउनलोड करना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज हम देखते हैं। खंड क से हमारे पास है अपठित अंश। अपठित अंश बेसिकली वो होता है जिनको आपने कभी ना पढ़ा हो, वो पैराग्राफ होता है हमारे पास। और क्योंकि नाम ही इसका अपठित, तो ये अपठित होते हैं जिसको हमने कभी पहले ना पढ़ा हो और उनसे हमारे पास रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पैराग्राफ पढ़ने से पहले हमेशा याद रखिए कि आपको क्वेश्चन पहले पढ़ना होता है। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। भिखारी की भाषा और प्रेम की भाषा में क्या अंतर है? तो जैसे ही आप ऊपर आएंगे पैराग्राफ में, तो ये आंसर जो है आपको बड़ी इजीली मिल जाएगा कि जो भिखारी होता है वो गिड़गिड़ाता है और प्रेम की भाषा में गिड़गिड़ाना बिल्कुल नहीं होता है। तो आप कुछ इस प्रकार आंसर लिख सकते हैं कि भिखारी की भाषा में अ, गिड़गिड़ाना जो है वो अनिवार्य तत्व होता है। इसके अतिरिक्त और उसमें क्या होती है, आतुरता होती है एवं पुरस्कार प्राप्त करने की इच्छा होती है। जो भिखारी होता है ना, उसकी भांति जब होता है तो उसमें ना हमेशा पुरस्कार पाने की चाह रहती है। परंतु दूसरी ओर जो प्रेम होता है उसमें कोई पुरस्कार नहीं चाहता और प्रेम में आतुरता भी नहीं होती है। कुछ इस प्रकार जो भिखारी की भाषा है और जो प्रेम की भाषा है उसमें ये अंतर है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमें, भक्त ईश्वर से प्रेम क्यों करता है? इसका आंसर हमें लिखना है। तो अगेन हम पैराग्राफ में देखेंगे। तो अगेन देखिए, आपको इसका आंसर भी सामने दिख रहा है कि जो भक्त है वो इसलिए प्रेम करता है क्योंकि वो बिना प्रेम के रह ही नहीं सकता है। और जब हम किसी को मनोहर प्राकृतिक दृश्य को देखकर उस पर मुग्ध हो जाते हैं तो उस दृश्य से हमें किसी फल की याचना नहीं होती है। हमें वो दृश्य ही इतना मुग्ध कर लेता है कि हमें कोई फल की आवश्यकता ही नहीं होती है, हमें कोई चाह ही नहीं होती है उससे फल की। ठीक है, जो दृश्य हमारे को मुग्ध कर लेता है, मनमोहन जो होता है। ठीक है, तो बेसिकली इसका आंसर ये है कि बिना प्रेम के वो रह ही नहीं सकता। ठीक है, और ईश्वर के प्रति जो प्रेम में है वो अपने जीवन की सार्थकता नजर आता है भक्त को। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रेम में आतुरता होने से क्या अभिप्राय है? तो देखिए, प्रेम में आतुरता का क्या मतलब है कि प्रेम में आतुरता होने का अभिप्राय ये है कि जो प्रेम होता है उसमें प्रतिदिन शीघ्र पाने की इच्छा होती है। उसमें प्रेम में क्या होता है कि हमें जल्दी से जल्दी मिले, शीघ्र पाने की इच्छा होती है। ठीक है, शीघ्र पाने की इच्छा, अपने प्रेम को शीघ्र पाने की इच्छा होती है। प्रेम की आतुरता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे, प्रेम को तलवार की धार पर चलने के समान क्यों बताया गया है? तो अगेन देखिए, आप पैराग्राफ पर आएंगे तो आपको इजीली मिलेगा ये भी कि प्रेम को जो है वो तलवार की धार पे चलना क्यों बताया गया है। तो अगेन देखिए, आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि प्रेम के बदले कुछ मांगना जो है वो प्रेम का अपमान करना होता है। प्रेम को वो नंगी तलवार की धार की तरह इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें स्वार्थ के लिए सभी प्रेम करते हैं, उसे निभाते नहीं हैं, उसे निभा भी नहीं पाते हैं, परंतु पाना चाहते हैं, देना नहीं चाहते हैं। वस्तुतः प्रेम शब्द को कलंकित करते हैं। प्रेम में क्या होता है कि देना तो नहीं चाहते हैं पर पाना सभी चाहते हैं। तो इस वजह से जो प्रेम है उसको तलवार की धार के बराबर बताया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। कैसे लोग प्रेम को कलंकित करते हैं? ऑब्वियसली अभी हमने पैराग्राफ में देखा, वे लोग प्रेम को कलंकित करते हैं जो स्वार्थ से युक्त होते हैं और शीघ्र पाने की इच्छा रखते हैं परंतु देने की इच्छा नहीं रखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आ जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास काव्यांश दिया गया है जिसको पढ़कर हमें पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। ओके, तो हमारे पास काव्यांश दिया गया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो पहले हम क्वेश्चन देखते हैं कि जब कवि गुमसुम रह गया तो उस पर क्या आरोप लगाया गया? तो जब आप काव्यांश को पढ़ेंगे तो आपको ये इजीली दिखेगा कि यहाँ पे देखिए लिखा है ना, जब गुमसुम रह गया लगाई तब उनसे तोहमन तोहमत घमंड की। मतलब इस यहाँ पे बोला गया है जब कवि गुमसुम रह रहा था तब लोग उस पे आरोप लगा रहे थे कि ये जो है वो बहुत अत्यंत घमंडी है।
अत्यंत घमंडी है, ठीक है? ये आरोप इस पे लगा था कवि पे, ठीक है? इस काव्यांश के अकॉर्डिंग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दुनिया के हृदय दग्ध भावों को क्यों नहीं समझा सकी? दुनिया की जो हृदय की जो भाव है, उनको क्यों नहीं समझ सकी? सेकंड क्वेश्चन के अगर हम आंसर की बात करें तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं कि क्योंकि जो दुनिया के लोग हैं वो अपनी-अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हैं और कोई भी जो किसी को भी अपनी पीड़ा को बताने के लिए समझाना बहुत अत्यंत कठिन कार्य है। इस वजह से दुनिया को जो कवि है उनके भावों को नहीं समझा सका क्योंकि अपने दुखों के बारे में दूसरों को समझाना बहुत ही कठिन कार्य होता है। ठीक है? लिखा है जब कवि हँसा तो दुनिया ने क्या कहा? अगेन देखिए आप यहाँ पे आपको काव्यांश में दिखेगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा है बोली इसका पेट भरा है। मतलब जब कवि जो था वो हँस रहा था, जब ज़ोर-ज़ोर से वो हँसने लगा, तब दुनिया ने बोला कि कवि जो है उसका पेट जो है वो भरा हुआ है। ठीक है? और नेक्स्ट हमारे पास घ है जब कवि रोया तो उसे लोगों ने क्या कहा? अगेन आप काव्यांश में देख सकते हैं। देखिए और फूटकर रोया जब तब बोली नाटक है नखरा है। तो मतलब दुनिया को ना किसी भी चीज में सब्र नहीं है। जब वो हंस रहा है तब बोल रहे हैं पेट भरा है, जब वो रो रहा है तब बोल रहे हैं कि नाटक कर रहा है, नखरा कर रहा है, और जब वो चुपचाप है गुमसुम है तो दुनिया बोल रही है कि वो घमंडी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे पूछा गया था कि जब कभी रो रहा था तो दुनिया ने क्या बोला कि ये नाटक है, नखरा कर रहा है और ये सिर्फ दिखाने के लिए रो रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सूने पद पर पाँव बढ़ाने का क्या अर्थ है? तो ये देखिए आप काव्यांश में ऊपर आएँगे, तो आपको लास्ट वाली लाइन में दिखेगा कि दोस्त कठिन है यहाँ किसी को भी अपनी पीड़ा समझाना। दर्द उठे तो सूने पद पर पाँव बढ़ाना, चलते जाना। पाँव बढ़ाना और चलते जाना सूने पद पर, क्योंकि यहाँ पे इसलिए बोला गया है इसको क्योंकि दुनिया में अपने जो दुख हैं, आपके जो अपने सुख और दुख हैं, उसके साथ जीवन के रास्ते पर ना हमें अग्रसर होना चाहिए। सोने पद पर हमें पाँव बढ़ाने का अर्थ यहाँ पे बेसिकली ये है कि हमें अकेले ही अपने सारे सुख हो चाहे दुख हो, उसके साथ जीवन के रास्ते पर अग्रसर होते रहना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किन्हीं चार प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं जो कि विकल्पों को चुनकर देना है। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन है, बादल बिना बरसे ही चल गए। इस वाक्य को हमें संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो संयुक्त वाक्य में आपको पता होगा ऐसे शब्द का उपयोग किया जाता है जिससे दो अलग-अलग लाइनें जो है, वाक्य जो है वो आपस में जुड़ जाएँ। तो इसमें देखिए और जो है वो हमारा एक संयुक्त वाक्य में काम करता है, ठीक है? तो बादल आए और बिना बरसे ही चल गए। तो ये जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। क का फर्स्ट जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है? नेक्स्ट हमसे पूछा है, आप द्वार पर बैठे और इसकी प्रतीक्षा करें। वाक्य में सरल वाक्य के रूप में बदलना है। हमें यहाँ पे देखिए संयुक्त वाक्य है, अब इसको सरल वाक्य में बदलना है। तो सरल वाक्य में आप ये बता सकते हैं, जैसे एक बार ऑप्शन को देखते हैं हम। हमारे पास दिया गया है, आप उसकी प्रतीक्षा करने के लिए द्वार पर बैठे, आप द्वार पर बैठकर उसकी प्रतीक्षा करें। ये देखिए, जब आप देखेंगे तो ये जो लाइन है, ये बिल्कुल ही सरल वाक्य, इसमें ना कोई संयुक्त वाक्य का उपयोग किया गया है, ना कुछ, तो इस वजह से ये सरल वाक्य है। आप द्वार पर बैठकर उसकी उसकी प्रतीक्षा करें। तो इस वजह से हमारा ऑप्शन सेकंड जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है? नेक्स्ट ग, कमल आया और उसके मित्र चले गए। वाक्य का मिश्र वाक्य में क्या रूप होगा? तो जब आप थर्ड वाली लाइन को देखेंगे, तो आपको साफ-साफ दिख रहा है कि जैसे ही कमल आया, वैसे ही उसके मित्र चले गए। तो यहाँ पे जैसे, वैसे, तो ये मिश्र वाक्य है, ठीक है? तो ऑप्शन थर्ड हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। फोर्थ, अध्यापक ने कहा कि वह विद्वान है। रेखांकित उपवाक्य का भेद बताइए। तो जब हम इसका वाक्य की बात करते हैं, तो यह जो है, ये लाइन जो है, वाक्य जो दिया गया है, ये एक संज्ञा उपवाक्य है, ठीक है? तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाते हैं हम ड, कॉलम को हमें मैच मैच करना है, ठीक है? हमारे पास फर्स्ट लाइन है, हर गोबिन गरीब किसान और उसके पास बैल नहीं है। यह परिधान बहुत सुंदर है परंतु महंगा है। पंख वाले चींटे वर्षों के दिनों में निकलते हैं।
तो ये देखिए जब आप फर्स्ट पैराग्राफ लाइन को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें और लगा है, तो इस वजह से ये संयुक्त वाक्य होगा। तो इसलिए फर्स्ट का हमारा थर्ड होगा, राइट? और सेकंड जब आप पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि यह परिधान बहुत सुंदर है, परंतु महँगा है। तो इसका जो होगा ये मिश्र वाक्य है। 2 लाइन यहाँ पे परंतु लगा के यहाँ पे 2 वाक्यों द्वारा हमें 2 चीज़ बताने की यहाँ पे कोशिश करी जा रही है। जैसे सुंदर भी है और बताया ये भी जा रहा है कि ये महँगा भी है। तो इस वजह से ये जो है मिश्र वाक्य होगा। और थर्ड हमसे पूछा लाइन है हमारे पास कि पंख वाले चींटे वर्षों के दिनों में निकलते हैं। ये बिल्कुल सरल वाक्य है, इसमें कोई संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य की चीज़ें जो है उनका उपयोग नहीं किया गया है। तो ये बिल्कुल सरल वाक्य है, इस वजह से ये हमारा सेकंड का आंसर होगा, ठीक है? तो विकल्प को अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा विकल्प वो करेक्ट है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। क्वेश्चन फोर्थ है हमारे पास, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं उचित विकल्प को चुनकर। माली के द्वारा पौधों में पानी दिया जा रहा है। इस वाक्य का हमें कृतवाच्य में रूप बदलना है, ठीक है? तो हमसे पूछा गया माली के द्वारा पौधों में पानी दिया जा रहा है। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, माली पौधों में पानी दे रहा है क्योंकि कृतवाच्य पूछा गया है, ठीक है? तो ये होगा हमारा, ठीक है? अब नेक्स्ट हमसे पूछा गया है अब चलते हैं, वाक्य का भाववाच्य में रूप होगा। भाववाच्य में रूप हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं, नीचे ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। भाववाच्य में बताना है, भाव दिखा रहा हो जिसमें शो हो रहा हो। तो देखिए जब आप सेकंड लाइन को पढ़ेंगे अब चला जाए, इसमें भाव के बारे में शो हो रहा है, तो इसमें सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है मैंने पत्र लिखा। वाक्य का कर्मवाच्य अगेन हमें बताना है। तो इसमें देखेंगे कर्मवाच्य में हम द्वारा का उपयोग करते हैं, राइट? तो इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा, मेरे द्वारा पत्र लिखा गया। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम। अगेन हमें मिलान करना है। तो हमारे पास फर्स्ट लाइन है, उसके द्वारा कालीन बुना जाता है। तो फर्स्ट का जो अगर आप थर्ड देखेंगे द्वारा लिखा है तो इस वजह से कर्मवाच्य, राइट? और सेकंड लाइन को जब हम पढ़ते हैं वह उठ बैठ नहीं सकता, तो ये जो होगा ये होगा कृतवाच्य, इसमें कृतवाच्य का उपयोग किया गया है। और थर्ड जब आप पढ़ेंगे तो रात भर कैसे जागा जाएगा, इसमें जो है भाव शो हो रहा है कैसे जागा जाएगा, तो इस वजह से सेकंड होगा, ठीक है? तो आंसर हमारा अगेन ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा जो है वो करेक्ट आंसर होगा। फर्स्ट का थर्ड, सेकंड को फर्स्ट एंड थर्ड का सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है उसके द्वारा आज बाजार नहीं जाया गया। वाक्य को कृत्यवाच्य में हमें कृत्यवाच्य का रूप बताना है इस वाक्य का, ठीक है? तो कृत्यवाच्य में जब आप देखेंगे तो आप जब फोर्थ वाले ऑप्शन को पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा ये कृत्यवाच्य, वह आज बाजार नहीं गया, उसने कार्य नहीं किया, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 5 पे आ जाते हैं। इस बालक ने हिंदी में 100% अंक प्राप्त किए हैं। वाक्य में रेखांकित पद का पद परिचय देना है, ठीक है? तो पद परिचय आप सभी को पता होगा कि जो भी वाक्य हमारे पास दिया जाता है उसके बारे में हमें बताना होता है, कौन सी संज्ञा है, कौन सा पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, ठीक है? कारक बताना होता है हमें। बेसिकली उस पद का हमें परिचय देना होता है, ठीक है? तो इस वाक्य की जब आप परिचय की बात करेंगे, तो जब आप फर्स्ट ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि ये ऑफ कोर्स जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है और एक वचन है और इसमें कर्ता कारक है, ठीक है? तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। सेकंड हमसे पूछा गया है पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। इसका पद परिचय होगा जब सेकंड पॉइंट आप पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा क्योंकि ये सकर्मक क्रिया हो रही है यहाँ पे और ये वर्तमान काल में हो रहा है क्योंकि पढ़ रहे हैं, तो वर्तमान काल है और ये पुल्लिंग है ये भी, ठीक है? तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन ग में। मैंने देखने के लिए बच्चे मैच देखने के लिए बच्चे खुशी-खुशी स्टेडियम पहुंचे। इसका भी पद परिचय देना है हमें। तो इसका जो है वो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन घ। मौसम बहुत सुहावना है। वाक्य में रेखांकित पद का परिचय देना है। तो इसका जो है अगेन फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा क्योंकि देखिए ये विशेषण है, गुणवाचक है और इसमें पुल्लिंग है और एक वचन दर्शाया गया है, राइट? और नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन ड। कोई आया। वाक्य में रेखांकित पद का परिचय दीजिए। कोई आया,
तो ये जो हमारा यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। ये अनिश्चयवाचक है, सर्वनाम सॉरी अनिश्चयवाचक पुल्लिंग है, ठीक है, सर्वनाम है, एक वचन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं हम। निम्नलिखित में से किसी चार प्रश्नों का गेन हमें उत्तर देना। रावण सर सरोज बनचारी, चली रघुवीर सिलमुखी धारी, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार के बारे में बताना है। ये जो पंक्ति दी गई है इसमें कौन से अलंकार का उपयोग किया गया है, तो आप सभी को पता होगा, पढ़ के पता चला होगा कि इसमें जो है वो श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दादुर धुनि चहु और सुहाई, वेद पढ़त जनु बटु समुदाय। इस पंक्ति का भी हमें अलंकार बताना है। तो ये जो है वो उत्प्रेक्षा होगा, ठीक है, उत्प्रेक्षा। जब मैं अगर व्याख्या की बात करूं तो यहाँ पे क्या है कि मेंढकों की आवाज के बारे में बताया गया है, ठीक है, और उनकी ध्वनि के जैसे होने की संभावना को व्यक्त की गई है, अतः ये जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। नेक्स्ट, कलियां दरवाजे खोल खोल जब झुरमुर में मुस्काती है, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार। तो इसका जो है वो मानवीकरण अलंकार होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए कलियां जो पुष्प है उनको जो मुस्काती है, मानव के अकॉर्डिंग उसकी तुलना की गई है मानव के साथ। मुस्काते तो मानव है, राइट। तो कलियों को या किसी भी प्राकृतिक चीज को जब मनुष्य के साथ कंपैरिजन किया जाता है तो बेसिकली वो मानवीकरण होता है। तो सेकंड हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। परवल पाक फाट ही गोहूं, पंक्ति में अलंकार बताएं, ठीक है। एक बार ऑप्शन को देखते हैं हम। यस, तो इसमें देखिए बात को ना बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है, तो इस वजह से ये जो है अतिशोक्ति अलंकार होगा, क्योंकि यहाँ पे ना विरह के कारण जो है परवल जो है वो पक गया है और जो गेहूं है उसका हृदय जो है वो फटने लग गया है। मतलब कुछ ज्यादा ही बातों को बढ़ा चढ़ा कर बताया गया, गेहूं का हृदय फट रहा है, परवल पक गया है, राइट। तो ये जो है वो अतिशोक्ति अलंकार है। नेक्स्ट हमारे पर क्वेश्चन डा है। मैं बरजी कै बार तू इतकल इतकत लेती करौंट, पंखुरी लगे गुलाब की, पारी है गात खरौंट। इसका भी अगेन हमें अलंकार बताना है, तो ये भी जो है अतिशोक्ति होगा, क्योंकि यहाँ पर भी क्या किया गया है, जो गुलाब है उसकी कोमल पंखुड़ियों में ना चोट लग गया है। तो मतलब उनके गुलाब की पंखुड़ी पे चोट लग गया है, तो ऑब्वियसली बात को बढ़ा चढ़ाकर, तो इस वजह से अतिशोक्ति। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं हम। हमारे पास गद्यांश दिया गया है, उसको पढ़कर हमें आंसर्स को लिखना है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, काशी में कौन सी परंपरा जो है वो प्राचीन है। तो अगर आपने बिस्मिल्लाह खां वाला सॉरी ये वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो आप सभी को पता होगा काशी में कौन सी चीज जो थी वो प्राचीन परंपरा के रूप में थी। तो संगीत का आयोजन करवाना एक प्राचीन परंपरा थी वहां पे, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, संकट मोचन मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है। संकट मोचन मंदिर जो है आप सभी को पता होगा कि लंका में स्थित है, तो ऑप्शन थर्ड हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन ग, किस अवसर पर संकट मोचन मंदिर में गायन वादन की सभा होती है, ऐसा कौन सा अवसर होता है। तो ऑब्वियसली हनुमान जयंती पर होता है, तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर है। बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा किस पर प्रकट होती थी। अगर आपने चैप्टर को इजीली पढ़ा होगा, बिस्मिल्लाह खां के चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा, आपको याद होगा, तो आपको पता होगा कि बिस्मिल्लाह खां जो है उनकी श्रद्धा जो है वो किस पर प्रकट होती थी। तो वो जो है विश्वनाथ व बालाजी के मंदिर के प्रति उनकी श्रद्धा जो है वो प्रकट होती थी। गद्यांश किस पाठ से उद्धृत है। तो अगेन जब आप पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आपको पढ़ते ही याद आ जाएगा कि ये जो है वो कौन से चैप्टर से लिया गया है, किस पार्ट से लिया गया है, ठीक है। तो ये जो है नौबत खाने में इबादत से लिया गया है, तो हमारा थर्ड करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। लेखक को डिब्बे में अचानक आया देखकर नवाब साहब के चेहरे पर कौन से भाव नजर आए। कौन सा भाव नजर आया जब लेखक को नवाब साहब ने अचानक आते हुए देखा, डिब्बे में एंटर करते हुए देखा। तो
ठीक है, तो उसमें ऑफ कोर्स उनको असंतोष के भाव जो थे वो नज़र आया था। वो खुश तो हुए थे नहीं, दुखी भी नहीं हुए थे और सुख भी नहीं दिख रहा था उनको, तो वो असंतोष थे। मतलब उनका जो संतोष था वो एक तरह से छिन-सा गया था, जब लेखक को उन्होंने डिब्बे में देखा। और सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, इसी बाल सुलभ हँसी में कई यादें बंद हैं। यहाँ किसकी बाल सुलभ हँसी की बात कही जा रही है? तो आप सभी को पता होगा यहाँ पे किसकी बाल सुलभ हँसी की बात करी जा रही है? बिस्मिल्लाह खां की। ठीक है, यहाँ पे बिस्मिल्लाह खां की बात करी जा रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9, जो कि काव्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन है हमें। कवि क्या नहीं, यहाँ पे आएगा क्या। कवि क्या नहीं लिखना चाहता है? तो ये देखिए, आप जब एक बार काव्यांश को पढ़ लीजिए, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। ये आपको पता चल रहा होगा, वो आत्मकथा वाले चैप्टर से लिया गया है, राइट। तो यहाँ पे कवि क्या नहीं लिखना चाह रहा था, अपनी आत्मकथा, ताकि लोग उस पर हंसे ना। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपनी आत्मकथा को कवि ने भोली क्यों कहा है? ऐसे कौन सी रीजन थी जिसकी वजह से अपनी आत्मकथा को उन्होंने भोली कहा है? क्योंकि उससे ना किसी का मार्गदर्शन नहीं हो सकता था। उससे किसी को रास्ता तो दिखाया नहीं जा सकता था। ठीक है? तो इस वजह से उसको भोला कहा है। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। कवि अपनी कथा कहने के बजाय क्या करना चाहता है? वो आप सभी को पता होगा, काव्यांश को पढ़ के पता चल रहा है कि वो ना कहते हैं कि अपनी कथा बताने से बेहतर है ना कि दूसरों की कथाओं को मैं सुनता रहूं, चुपचाप होकर दूसरों की कथाओं को सुना जाए। इसको वो अच्छा बताते हैं, ठीक है? तो दूसरों की कथाओं को सुनना। ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। कवि स्वयं मौन रहना क्यों चाहते हैं? तो अभी अगेन मैंने आपको बताया अभी, क्योंकि वह ना अपने कष्टों को कुरेदना नहीं चाहते, जो कष्ट उन्होंने देखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, यहाँ किस कवि की ओर संकेत किया गया है? यहाँ पे या फिर इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, इस काव्यांश के कवि कौन थे? तो जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है। जयशंकर प्रसाद जी के बारे में इस काव्यांश में बताया गया है, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आ जाते हैं। अट नहीं रही है कविता में किसकी शोभा समा नहीं पा रही? तो यहाँ पे फागुन की जो शोभा है वो नहीं समा पा रही है, तो इस वजह से ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। परशुराम का क्रोध बढ़ता हुआ देख लक्ष्मण को किसने संकेत से बोलने को मना कर दिया? लक्ष्मण को बोलने के लिए किसने मना किया था संकेत देकर? तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11, हमें 25 से 30 शब्दों में इसका आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 11, इसका फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? मूर्ति पर जो सरकंडे का चश्मा लगा था उससे क्या उम्मीद जग रही थी? तो मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा बेसिकली ये बता रहा था कि भले ही कैप्टन की मृत्यु हो गई हो, परंतु देशभक्तों के प्रति जो प्रेम है, मन में जो आदर है, सम्मान है, ऐसे सम्मान और आदर रखने वाले लोग जो हैं, वो अभी भी हैं। और हो सकता है कि सरकंडे का चश्मा किसी बच्चे के दिमाग की उपज हो, परंतु इससे यह तो स्पष्ट हो ही जाता है कि भावी पीढ़ी जो आने वाली है, वो मन में देशभक्तों के प्रति अपनी श्रद्धा को दिखाती है, श्रद्धा को रखती है, श्रद्धा के भाव हैं आने वाली पीढ़ी के अंदर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, देश के स्वतंत्रता आंदोलन में मन्नू भंडारी की भागीदारी को हमें उदाहरण देकर स्पष्ट करना है। तो देखिए, जब देश में आजादी होता है उसके पहले हर स्थान पर क्या होता है, प्रभात फेरियां निकाली जा रही थी, हड़तालें हो रही थी, जुलूस निकाले जा रहे थे, तो मन्नू भंडारी ने भी उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया था, ठीक है। और सेकंड ये कि स्कूल और जितने भी कॉलेज वगैरह थे उनकी कक्षाओं को छोड़कर लेखक जो है वो विद्यार्थियों को इकट्ठा करती थी और देश प्रेम के नारे को लगाती थी और उन्हें जो है मुख्य बाजार के चौराहे पर जोशीला भाषण भी दिया करती थी, ठीक है। तो ये कार्य थे जो मन्नू भंडारी ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पर, लखनऊ के नवाबी नस्ल के सफेद पोश सज्जन में क्या व्यंग किया गया था? तो देखिए, यहाँ पे बेसिकली ये व्यंग किया गया था कि नवाब जो है ना वो अत्यंत ही
नफासती है, शिष्ट होते हैं और अपनी इस विशेषताओं को इतना बढ़ा-चढ़ा कर दिखाते हैं कि समाज में ना उपहास का पात्र बन जाते हैं, उनको मज़ाक का पात्र बन जाते हैं, वो इतना दिखावा करते हैं। और उनकी यही जो विशेषता होती है ना, वो दिखाती है कि लेखक ने नस्ल शब्द का प्रयोग किया है। उसके अनुसार ये जो आम मानव है, प्रजाति है, वो उसके ना होकर अन्य मानव प्रजाति के हैं। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है? उनको इसलिए कहा गया क्योंकि जब भी मांगलिक अवसर आते थे, तो वो उस पर गाया बजाया करते थे। शहनाई वादक जो है वो हमारी एक प्राचीन परंपरा रही है और बिस्मिल्लाह खां को शहनाई बजाने में जो महारत हासिल थी बिस्मिल्लाह खान को, ठीक है? इस वजह से भी उनको उनकी और जो ध्वनि थी ना वो भी मधुर शहनाई बजाते थे और उनके जैसा मधुर ध्वनि कोई और बजा भी नहीं सकता था। इस वजह से उनको जो है शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आ जाते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखने हैं जो कि 30 से 40 शब्द में लिखने हैं। तो क्वेश्चन का है हमारे पास, परशुराम के क्रोध का मूल कारण लिखिए। तो बेसिकली परशुराम की मूल कारण ये था क्रोध का कि जो शिव धनुष था उसका टूटना था, क्योंकि ये जो धनुष था वो परशुराम जी ने ही राजा जनक को दिया था। और परशुराम जब धनुष को तोड़ने वाले का नाम पूछते हैं तो जो लक्ष्मण है उनसे जबान दराजी करने लगते हैं, उनसे जबान लड़ाने लगते हैं, उनको उनके हर बात का जवाब देने लगते हैं। इस पर जो है उनका क्रोध जो है वो और अधिक बढ़ जाता है, ठीक है? सेकंड, उत्साह कविता में कवि बादलों से क्या आग्रह करता है और क्यों? तो उत्साह कविता में बेसिकली जो बादल हैं, उनसे वो जोर-जोर गरजने की और बरसने की आग्रह करते हैं कवि, ठीक है? और क्योंकि जो बादल होते हैं वो नवजीवन होते हैं और क्रांति का प्रतीक होते हैं। इस वजह से उनके अनुसार जो बादल हैं उनको ज़ोर-ज़ोर से बरसना चाहिए और उस पर लोगों का मन जो है जिससे प्रफुल्लित हो जाए, ठीक है? और उनमें नवीनता, उत्साह आ जाए और नवीनता का संचार हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दंतुरित मुस्कान कविता के आधार पर शिशु की मुस्कान के प्रभाव का हमें वर्णन करना है। तो देखिए शिशु की मुस्कान का ना प्रभाव इतना अच्छा होता है कि जो मृतक होगा ना उसमें भी जान डाल देता है। मृतक के अंदर भी जान आ सकती है शिशु के, इतनी अच्छी मुस्कान होती है। पहला रीजन तो यही है। ठीक है, और फिर कवि कहते हैं कि तुम्हारे जितने भी नए दांत हैं इनसे युक्त होकर जो मुस्कान है ना उसको देखते ही रहने का मन करता है। और ये जो कमल कमल स्वयं जो मेरी झोपड़ी है उसमें आकर खिला है, मतलब उनकी झोपड़ी में खुद ही एक कमल आके खिला है, ऐसा बताते हैं कवि, ठीक है? और ये जो है मृतक के अंदर भी जान डाल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फसल कविता में फसल उपजाने के लिए जिन जिन आवश्यक तत्वों की बात की गई है वे कौन कौन से तत्व हैं? तो बेसिकली वह जो तत्व है जैसे कि नदियों का जल और साथ ही साथ खेतों की जो भूरी काली मिट्टी होती है, ठीक है, काली मिट्टी, और इसी के साथ साथ सूर्य की किरणें, ठीक है, और इसी के साथ हवा चाहिए होती है और असंख्य मनुष्य जो होते हैं उनके हाथों का स्पर्श चाहिए होता है, ठीक है? ये सारी चीजें जो है किसी भी फसल के लिए उपजाने के लिए आवश्यक होती है, फसल कविता के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आ जाते हैं। 50 से 60 शब्दों में इनके आंसर लिखने हैं। लेखक भोलेनाथ को उनके पिताजी द्वारा अपने साथ पूजा में बैठाने के पीछे क्या उद्देश्य रहा है? लेखक जो थे वो भोलेनाथ को अपने पीछे पूजा में बिठा क्यों देते थे? और मैं एक चीज बता दूं, इन क्वेश्चंस के आंसर या तो आप मैं बोल रही हूँ तो लिख लीजिए, अदरवाइज आप हमारी वेबसाइट पे जाकर मार्किंग स्कीम को डाउनलोड कर सकते हैं, वो आपको मैं लास्ट में बताऊंगी कि कैसे डाउनलोड करना है। ओके, तो आ जाते हैं वापस हमारे क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बेसिकली ऐसे लिख सकते हैं कि जो भोलानाथ है ना उसके पिताजी धार्मिक प्रवृत्ति वाले थे और वे अपने बेटे के अंदर ना अच्छे संस्कार देना चाहते थे। इस वजह से भी वो अपने पीछे जो है उनको बिठा लेते थे, ठीक है? और उनके मन में ना हमेशा ईश्वर के प्रति आस्था रहती थी, विश्वास रहता था, श्रद्धा के भाव रहते थे और जो कि बचपन से ही वो कवि के अंदर भी जगाना चाहते थे, ठीक है? और इसीलिए वह ना नहला धुलाकर अपने साथी पूजा में उनको बिठा लिया करते थे, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक दिन मैंने हिरोशिमा पर कविता लिखी। लेखक की अनुभूति अपने शब्दों में लिखना है।
तो लेखक यहाँ पे हिरोशिमा की जो सड़क होती है उस पर घूमते हुए एक पत्थर पर मानवाकार जो छाया देखते हैं और उस पे जो अनुभव करते हैं, उसकी परमाणु बम की किरणों से झुलसा हुआ मानव था। तो लेखक के हृदय में जो भावना आकुलित होता है, उसका दबाव बना। बेसिकली लिखने का दबाव यही था कि जो उन्होंने पत्थर पर जो मानव जैसी प्रतिमा देखी थी और जो दिख रहा था कि परमाणु बम से झुलस गया था, तो ये उनका दबाव बना था लिखने का, ठीक है? जिससे क्या हुआ कि पत्थर तक को झुलस गया था और उस व्यक्ति को भाप बनाकर उड़ा दिया था। और जब उसने सहसा हिरोशिमा की कविता लिखी, तो ये चीज़ें जो उन्होंने अपनी कविता में लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लावुंग पहुँचकर लेखिका ने क्या अनुभव किया? तो लायुंग पहुंचकर जो सिक्किम का ना एक छोटा-सा पहाड़ी कस्बा था ये, ठीक है? छोटा-सा पहाड़ी कस्बा था। यहाँ पर पहुंचकर जो तीस्ता नदी थी, तीस्ता नदी के किनारे बैठकर लेखिका ने ना अपूर्व शांति का अनुभव किया था, ठीक है? उन्होंने बेसिकली वहाँ पे बैठकर शांति का अनुभव किया है और उन्होंने लगा कि वह जो प्रकृति है उसकी अखंड संपूर्णता को वो अपनी बीच में बैठा ले और जो पेड़-पौधे हैं, पशु, इंसान हैं, सब में वे एक लय की ओर बढ़ते चलें, ठीक है? और यही लय जो है और जो गीत है, वो सबके मूल स्वभाव में बनी रहे। इसी से सबकी जो है भलाई हो। ये कविता ने सॉरी कवि ने लाबुंग पहुँचकर वहाँ की नदी पे बैठकर महसूस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है जिसमें हमें कुछ ऑप्शंस दिए हैं और संकेत बिंदु दिए गए हैं जिसके आधार पर हमें लगभग 120 शब्दों में जो है अनुच्छेद को लिखना है। तो आप इनमें से कोई सी भी एक ऑप्शन को ले सकते हैं और उस पर जो है अनुच्छेद को लिख सकते हैं, ठीक है? तो अगर जैसे कि मैं आपको थोड़ा-सा बताऊँ कैसे लिखते हैं, तो एक बार हम ऑप्शन नंबर सेकंड को मैं आपको समझाती हूँ, मेरी कल्पना का भारत। तो इसमें बेसिकली आप जो हमारे पास पॉइंट दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग पहले आप ये हेडिंग डालें, फिर उसके नीचे इवैल्यूएट करें, ठीक है? उसके नीचे लिखें, कैसे हमारे जो प्राचीन भारत था, उसमें कैसे चीज़ें होती थी, क्या-क्या चीज़ें हो रही थी, उन सारी चीज़ों के बारे में बताएँगे। फिर आप आगे बताएँगे भारत की काल्पनिक तस्वीर कैसी होगी, आने वाला भारत कैसा होगा, वहाँ के परिवार कैसे होंगे, बच्चे कैसे होंगे, सारी सुख-सुविधाएँ कैसे होंगी एंड ऑल दिस थिंग एंड कल्पना को साकार करने के उपाय बताएँगे। बताइए ऐसे कौन-कौन से उपाय हैं जिसकी वजह से जो भारत की जो सभ्यता है, संस्कृति है, वो विश्व में सबसे प्राचीन है जैसे कि, है ना? और संसार की जो सभी सभ्यताएँ हैं वो नष्ट हो चुकी है, परंतु जो हमारी संस्कृति है वो अक्षुण्ण है, अखंड है, अभी भी खत्म नहीं हुई है। एक ओर जो हिमालय है उसकी मुकुट है, तो दूसरी ओर जो गंगा है उसके पाँव पर ख पखराती है, ठीक है? तो एक समय वह भी आएगा जब मेरा भारत जो है वो हर क्षेत्र में विश्व में सबसे आगे होगा। कुछ इस तरीके से आप इस अनुच्छेद को कंप्लीट कर सकते हैं, ओके? ज़रूरी नहीं है आपको यही करना है, आपको जो भी सूट करे आप वो कर सकते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आ जाते हैं हम। 15 में हमें पत्र लिखना है, जो कि हमें एक प्रधानाचार्य को लिखना है और एक अपने बड़े भाई को संगीत प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिला है, उसके लिए लिखना है। तो मैं आपको ये वाला समझा देती हूँ बिकॉज़ ये वाला तो सभी को आता है, प्रधानाचार्य को पत्र लिखना सभी को आता है, ठीक है? तो हम अगर जब हम अपने बड़े भाई को संगीत प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिलता है, तो उसको कैसे-कैसे बताना है, बधाई देनी है, इसको कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले आप एड्रेस डालेंगे, ठीक है? और फिर उसके बाद डेट डालेंगे और फिर उसमें लिखेंगे आदरणीय भाई साहब जो भी है, सादर चरण स्पर्श अगर वो आपसे बड़े हैं, ठीक है? हाँ, वो आपको बड़े भाई को लिखना है, तो बड़े भाई का ऑब्वियसली आप सादर चरण स्पर्श ऐसी ही ग्रीटिंग्स लिख सकते हैं, ठीक है? और फिर ये बता सकते हैं कि मैं यहाँ पे कुशल हूँ, आशा करता हूँ आप भी वहाँ पे कुशल होंगे ईश्वर का आशीर्वाद आप पे बना रहे, ठीक है? और ये भी लिख सकते हैं कि पिताजी के पत्र से पता चला कि जो प्रतियोगिता हुई उसमें आपने प्रथम स्थान पाया, ठीक है? और पुरस्कार आपको जो है मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया, ठीक है? ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। और कैसे माननीय जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने आपको सम्मानित किया होगा और मैं आपके लास्ट में आप ये भी लिख सकते हैं कि मैं आपकी इस सफलता के लिए बहुत हृदय से बधाई देता हूँ और आपकी ये जो उपलब्धि है वो मेरे लिए सदैव प्रेरणादायक रही क्योंकि आप छोटे हैं तो आप ये भी बता सकते हैं कि क्योंकि आपके बड़े भाई को ये जो है पुरस्कार मिला है तो ये आपके लिए प्रेरणादायक है, राइट? एक मोटिव है आपके लिए मोटिव की तरह काम करेगा, राइट? और मैं जो स्वयं इस काबिल बनने का पूरा प्रयास करूंगा और पिताजी, माताजी, भाभी जी एंड ऑल दिस थिंग उन सभी को चरणों को स्पर्श, ठीक है? लास्ट में ये लिख सकते हैं और लास्ट में आपका प्यारा
ABC क ख ग, या आप अपना नाम लिख सकते हैं, राइट? पेपर में आपको अपना नाम नहीं लिखना होता है, जो क्वेश्चन में दिया है वो लिखिए, या फिर क ख ग आप लिख सकते हैं, राइट? तो कुछ इस प्रकार आप इस पत्र पत्र को कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास, भारतीय एयरटेल के कनिष्ठ लेखा सहायक पद के लिए आवेदन पत्र लिखिए, या फिर गृह मंत्रालय के सचिव की ओर मुख्य सचिव पंजाब राज्य को राज्य की कानूनी व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति के बारे में सुनिश्चित करते हुए एक ईमेल लिखिए। तो आवेदन पत्र तो आप सभी को लिखना आता ही होगा। तो मैं आपको ईमेल का फॉर्मेट बता देती हूँ कि ईमेल का फॉर्मेट बेसिकली होता क्या है। इंग्लिश में तो आप सभी ने लिखा होगा, पर हिंदी में बच्चों को थोड़ा सा डाउट होता है, राइट? तो हम जब ईमेल की बात करते हैं, तो सबसे पहले आप फ्रॉम लिखते हैं कि किसके द्वारा भेजा गया है, ठीक है? और फिर उसके बाद आप लिखते हैं टू, किसको भेजा जा रहा है, और फिर अगर आप सीसी डालना चाहते हो वो भी लिख सकते हैं, बीसीसी लिख सकते हैं, ठीक है? फिर इसके बाद आप लिखते हैं सब्जेक्ट। इसके बाद आप सब्जेक्ट लिखते हैं क्या, कौन सा सब्जेक्ट, जैसे कि इसमें क्या बताना है हमें, बिगड़ते हुए कानून व्यवस्था की सूचना देनी है, तो ये यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। और फिर अगेन आप पत्र की तरह यहाँ पे लिख सकते हैं कि निवेदन है, जो हमारा राज्य है उसमें कानून व्यवस्था जो है बिगड़ती जा रही है, उसकी स्थिति जो है वो केंद्र सरकार को बहुत चिंतित है, ठीक है? और इसे संदर्भ में आप ये बता सकते हैं, सूचित किया जाता है कि जो राज्य है उसमें कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाए, केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में हर संभव सहायता की जाएगी। ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। और लास्ट में आप लिख सकते हैं, आशा करता हूँ कि आप उचित समय पर उचित कार्यकाल करेंगे, कार्य लेंगे, निर्णय लेंगे, ठीक है? और लास्ट में अगेन आपको थैंक्स लिखना है, धन्यवाद, भवदीय, और अपना नाम लिखना है। तो इस प्रकार कुछ ईमेल होता है, ठीक है? फ्रॉम टू सब्जेक्ट आ जाता है, फिर उसके बाद आपका कंटेंट आता है, फिर कंटेंट के लास्ट में आपको अपना मतलब धन्यवाद वगैरह लिखना होता है, ठीक है? धन्यवाद लिख दिया आपने, अपना नाम, भवदीय, ठीक है? नेम। तो इस प्रकार कुछ ये फॉर्मेट होता है हमारे ईमेल का। क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं। पुस्तकों की प्रदर्शनी के लिए लगभग 60 शब्दों में आपको एक आकर्षक विज्ञापन तैयार करना है। तो अगेन आप एक विज्ञापन में आपको, आप सभी को पता होगा कि एक बॉक्स बनाया जाता है। एक बॉक्स बनाइए, वहाँ पे एक मतलब बॉक्स के साथ-साथ वहाँ पे आप छोटा-सा डायग्राम बना दीजिए, पुस्तक के बारे में बताना है, तो कोई पुस्तक बना दीजिए, राइट? पुस्तक बना दी आपने साइड में, और यहाँ पे थोड़ी-सी हेडिंग डाल दी, ज्ञान का भंडार, पुस्तकें बेशुमार, क्योंकि आपको ऐसी लाइनें आप डाल सकते हैं, ठीक है? पुस्तकों की प्रदर्शनी बतानी है, तो ज्ञान का भंडार, पुस्तकें बेशुमार, ऐसे-ऐसे करके लाइनें आप कुछ आई कैची, जो आई कैची लाइनें जो है वो आपको हेडिंग के रूप में डालनी है, ठीक है? और फिर थोड़ा-सा डिटेल बता सकते हैं कि पुस्तकों के जो शौकीन हैं, उनके लिए एक सुनहरा मौका है, हर विषय के पुस्तकों को पढ़िए, उचित दामों पर एक ही जगह पर उपलब्ध है सारी चीज़ें। और फिर लास्ट में आप स्थान लिख दीजिए, कहाँ पे स्थान है, अगर कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हैं कि कैसे कोई आपको अगर कॉन्टैक्ट करना चाहे तो। इस प्रकार आप जो है वो एक 60 शब्दों में प्रदर्शनी के लिए एक विज्ञापन बना सकते हैं, ओके? और ओलंपिक में चयनित होने पर अपने मित्र को लगभग 80 शब्दों में संदेश लिखना है। तो ये इसको भी बेसिकली ऐसे एक बॉक्स बनाया जाता है, ठीक है? और फिर वहाँ पे, क्योंकि आप संदेश लिख रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे आप बधाई संदेश, ठीक है? आप बधाई संदेश लिख देंगे, फिर उसके बाद बता देंगे, डेट लिख देंगे आप यहाँ पे, और साथ में टाइम लिख देंगे कि रात में 10 बजे, 11 बजे, या दोपहर के 1 बजे लिख रहे हैं आप, ठीक है? फिर उसके बाद लिख देंगे कि शाम को टीवी में देख रहा था, तो तुम्हें उपलब्धि का विषय में पता चला, ठीक है? तो ऐसी-ऐसी सारी चीज़ें लिख देंगे, आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। और ये भी लिख सकते हैं कि आगे चलकर जो तुम हैं, वो देश का नाम रोशन करोगे, मेरी शुभकामनाएँ, बधाई आपके साथ है, इसको स्वीकार करिए, और लास्ट में जो है अपना नाम लिख देंगे आप, ठीक है? और यहाँ पे आपका कंटेंट आ जाएगा, ठीक है? तो कुछ इस प्रकार आप संदेश को लिख सकते हैं। अदरवाइज़ मैंने आपको समझा दिया कि कैसे लिखना है, और इसी के साथ-साथ आप मार्किंग स्कीम में भी आपको इनके सभी के आंसर मिल जाएँगे, तो वहाँ पे भी आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। बस कोशिश कीजिएगा कि आप अपने आप से लिखें, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको लिखना है, ठीक है? तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि मार्किंग स्कीम को डाउनलोड कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है, वहाँ पे आप टाइप करेंगे एकलव्य स्टडी पॉइंट, आपके पास ऐसा पेज खुल कर आएगा, फिर आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। तो इस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे, तो आप कुछ ऐसे पेज पे रीडायरेक्ट करे जाएँगे। तो ये देखिए, हमारी वेबसाइट खुल कर आ जाएगी आपके सामने, फिर यहाँ पे जो 3 डॉट्स हैं, इनको आपको क्लिक करना है। फिर इन 3 डॉट्स के बाद जब आप नीचे आएँगे, तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पे मार्किंग स्कीम लिखा होगा, और फिर आप जिस भी क्लास के स्टूडेंट हैं, उस पे क्लिक करके फिर वहाँ पे सब्जेक्ट सिलेक्ट करके आपके सामने मार्किंग स्कीम जो है, वहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शन से आप इज़िली डाउनलोड कर सकते हैं।
और इसी के साथ ही हमारा सैंपल क्वेश्चन पेपर वाला वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको कुछ पूछना हो तो और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।